हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अधिगम का स्थानांतरण टॉपिक लर्निंग एंड टीचिंग पेपर से उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है ये देखा, और अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार कितने थे हमने ये पढ़े, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। इसके लिए हमें कुछ सिद्धांत देखने पड़ेंगे। अधिगम के स्थानांतरण के जो सिद्धांत थे वह दो भागों में बांटे गए, प्राचीन सिद्धांत और नवीन सिद्धांत। पहले हम प्राचीन सिद्धांत देख लेते हैं। प्राचीन सिद्धांत जो था, जो गेट्स के द्वारा दिया गया था प्राचीन सिद्धांत, इसके अनुसार औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण जैसे कि अवधान, स्मृति, कल्पना, इच्छा, तर्क, स्वभाव, यह सब मानसिक शक्तियाँ मानी गई। बालक का कितना अवधान है, उसकी स्मृति कितनी है, मेमोरी कितनी है, कल्पना है, उसकी इच्छा शक्ति, उसके तर्क, उसका स्वभाव, यह सब एवं उसका चरित्र भी, यह सब मानसिक शक्तियाँ, मानसिक प्रवृत्तियाँ मानी गई। इसके अनुसार ही जब वह इन मानसिक शक्तियों को, इन मानसिक प्रवृत्तियों को जब वो प्रशिक्षण दे देता है, यानी कि जब इसमें वह निपुणता हासिल कर लेता है, किसी सीखे हुए ज्ञान की स्मृति में, किसी सीखे हुए अवधान, जब वो पूर्ण रूप से अवधान देता है, कल्पना शक्ति रखता है, इच्छा रखता है, तार्किक शक्ति रखता है, तो कहीं ना कहीं वह सीखता है तथा इनका प्रशिक्षण वो हासिल करता है। तो जब मानसिक प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण हासिल करता है तो ये प्रशिक्षण ही उसको आगे सीखने में सहायक सिद्ध होती हैं। यह जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। ये हर एक मानसिक प्रवृत्तियाँ जो है ये पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने में सहायक होती है। दूसरा, जब मैंने आपको बताया यहाँ पे पूर्ण रूप से मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण की बात की गई है, यानी कि आप जितना आप सीखे हुए ज्ञान को, चाहे वो आपकी स्मृति पटल में हो, चाहे वो आपके अवधान में हो, चाहे आपके तर्क शक्ति हो, जब भी आप इन चीज़ों को प्रशिक्षण दे देंगे और जब इन प्रशिक्षण को आप नए सीखे हुए ज्ञान में स्थानांतरित करेंगे तो आपको वह ज्ञान जो है वह स्थायी होगा और सीखने में सहायक होगा। तो यह जो सिद्धांत था वो गेट्स के अनुसार दिया गया। गेट्स ने कहा कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र रूप से किसी भी परिस्थिति में कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हम उन मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रशिक्षण देते हैं तो वह समान स्थितियां अगर उत्पन्न हो तो उनका समग्र रूप से कुशलता पूर्वक हम उन परिस्थितियों में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, कुछ नवीन चीजें सीख सकते हैं। ये तो रहा, ये जो थे वो ये प्राचीन सिद्धांत है। अब हम आधुनिक सिद्धांत देखेंगे। इन प्राचीन सिद्धांतों को के और भी उसमें आधुनिक सिद्धांत जो दिए गए वह यह है। सबसे पहला सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, समरूप तत्वों का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि यह जो सिद्धांत था वो संचित अनुभवों के आधार पे था। संचित अनुभव यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं उसमें, और जब आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं, जैसे कि दो सिचुएशंस की बात कर लेते हैं, यदि एक सिचुएशंस ए हो और एक सिचुएशंस बी हो, आप एक सिचुएशन जो है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, उसमें से आप ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके हो, अपने आपके स्मृति पटल में कहीं ना कहीं इसके प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ आ चुकी है। तो जब इस ए सिचुएशन में सीखने के जो जनरल फैक्टर्स होंगे, यानी कि समान तत्व होंगे, अगर आपको कहीं ना कहीं ये जो बी सिचुएशन आप सामना कर रहे हैं और वो जनरल फैक्टर यहाँ पे काम आएंगे, तो आप ये जनरल फैक्टर जो है उनका प्रयोग जो है इस बी सिचुएशन में करने के लिए आप इस बी सिचुएशन में उन जनरल फैक्टर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि जब आप साइकिलिंग करते हैं, आपको साइकिलिंग करनी आती है, तो साइकिलिंग का जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, जो अनुभव संचित किया है आपने, वह आप जब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रयोग करेंगे। तो जब एक स्थिति में कोई ज्ञान हमने हासिल किया है, कोई हमने उसकी जो हमने बुद्धि के द्वारा जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसमें से हम समान तत्वों को छांट लेते हैं। जैसे कि हमने चयन का सिद्धांत पढ़ा था, समान तत्वों को जब हम छांट लेते हैं और उस तत्वों को हम जब नवीन हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जब नया
हम जो अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं और उन समान तत्वों में उन समान तत्वों को उसके अंदर जब हम फिट करके देखते हैं और या फिर हम नवीन ज्ञान सीखने में उनका सहायता लेते हैं, तो इसको समरूप तत्वों का सिद्धांत माना। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को इसमें विशेष माना। जितनी कुशाग्र आपकी बुद्धि होगी, यानी कि अधिकतम बुद्धि का प्रयोग करके आप उस सीखे हुए ज्ञान में से समान तत्वों को छांट सकेंगे। यदि आपके स्मृति पटल में वह गहराई से होगी, यानी कि आपको उस चीज़ का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक स्थायी ज्ञान नहीं होगा, जब तक कोई मतलब नहीं है, सीखना जब भी होगा जब स्थायी ज्ञान है। आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट्स अगर हैं, अगर कोई क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी उसको दूसरे परिस्थिति में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बुद्धि को विशेष माना। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया वह है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो कि C.H. जड द्वारा दिया गया। पहले हम देख लेते हैं सामान्यीकरण क्या होता है। सामान्यीकरण करना मतलब कोई नियम या सिद्धांत बनाना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बालक किसी भी विशेष घटना के प्रति, किसी विशेष टॉपिक के प्रति कोई ना कोई जब अनुभव संचित करता है, तो अनुभवों द्वारा एक निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष के द्वारा वो एक नियम पे पहुंच जाता है। उस नियम या सिद्धांत बनाने को सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब बालक कुछ चीज सीख लेता है, तो वो कहीं ना कहीं वो नियम बनाता है, कोई सिद्धांत को बनाता है कि ये चीज तो ऐसी होगी, इसके पीछे ये सिद्धांत है। तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो कि C.H. जड द्वारा दिया गया था। इसमें ज्ञान की क्रमबद्धता, आदतों, मनोवृत्तियों को धारण कर अन्य परिस्थितियों में सीखता है। ठीक है, जो भी उसे ज्ञान है, जो भी उसने ज्ञान सीखा है, जो भी उसकी आदतें हैं, जो भी उसकी मनोवृत्तियां हैं, वो सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकालकर उसका कोई ना कोई सिद्धांत बनाकर या नियम बनाकर सामान्यीकरण कर जब वह आगामी परिस्थितियों में कोई नई चीज सीखता है, तो यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण होता है। अब हम सबसे लास्ट वाला देखेंगे, बागले का सिद्धांत। बागले ने इस सिद्धांत को आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत कहा गया। उनके अनुसार यह कहा गया कि समरूप तत्वों का सिद्धांत के द्वारा सीखना हो या फिर सामान्यीकरण के द्वारा सीखना हो, लेकिन जब तक सीखने के प्रति आदर्श और मूल्य नहीं होंगे, वह बालक ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे उन्होंने भावात्मक पक्ष को ज्यादा जोर दिया। यदि हम किसी भी नई चीज के प्रति अपने आदर्श मूल्यों का निर्माण कर ले और वह समाज के हितकर हो, आपके हितकर हो, आपको आगामी रूप से आगे बढ़ने में सहायक हो रहा है, तो यहाँ पे स्थानांतरण जो है वह अधिक से अधिक होता है। यदि वह आदर्श मूल्यों के परे हो, यानी कि वहाँ पे कुछ आदर्श नहीं हो, कोई मूल्य नहीं हो, तो आप वो उसका अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम आदर्श व मूल्य जो है वह आदर्श मूल्यों को निर्धारित करके हम अधिगम का स्थानांतरण करते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला स्थानांतरण कैसे हमने देखा कि हम जब औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण शक्तियों का प्रशिक्षण करते हैं, जैसे कि अवधान, स्मृति, कल्पना, ये सब मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करते हैं, तो हम इसके द्वारा, इन प्रशिक्षण के द्वारा हम जब नवीन ज्ञान हासिल करते हैं तो स्थानांतरण अधिक से अधिक होता है। ये गेट्स के द्वारा दिया गया। आधुनिक सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया गया। जब आप सीखे हुए ज्ञान में से और नवीन ज्ञान में प्रयोग आने वाले समरूप तत्व यानी कि जनरल फैक्टर्स को छांट लेते हैं और उनका नवीन ज्ञान प्राप्त करने में आप सहायता लेते हैं, तो इसको समान तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। ये वैसे ही जैसे शिक्षक जो है वो पुराने, जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाए तो पुराने ज्ञान को रिकॉल करे, ताकि वो जो पुराना ज्ञान है उनको नवीन ज्ञान सीखने में सहायक हो। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। बालक कुछ भी चीज सीखता है तो अनुभवों द्वारा निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष के आधार पर वो एक नियम या सिद्धांत किसी भी चीज के प्रति बना लेता है। इसे बोलते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे वो अपनी ज्ञान की क्रमबद्धता रखता है, आदतों, मनोवृत्तियों, जो भी उसने सीखा हुआ है उसको धारण करके नवीन परिस्थिति में लागू करता है। तीसरा है बागले का सिद्धांत। बागले ने इस पूर्ण अधिगम के साधन को आदर्शों मूल्यों के आधार पे बांट दिया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि स्थानांतरण कैसे होता है। एक स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में नवीन ज्ञान प्राप्त करने में कैसे सहायक होता है। ओके।